हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं सीजी पटवारी एग्ज़ाम 2016 की। ठीक है, सीजी के जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और आज का ये पार्ट जो है जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य चेतना, जिसको आप जीके भी कह सकते हैं, तो जनरल नॉलेज के इस पार्ट का हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले और भी क्वेश्चन पेपर के वीडियोस आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के हम लोग अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो आज का ये पार्ट जो है जीके का होने वाला है, जिसमें कि 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे 35 प्रश्न का पूरा विश्लेषण करेंगे, सारे के आंसर देखेंगे और सारे आंसर जो है ऑफिशियल होने वाले हैं, पूरे ऑथेंटिक होने वाले हैं। तो आप इसके आंसर पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 यानी कि आज का पहला क्वेश्चन, भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यय प्रबंधन आयोग गठन करने का उद्देश्य इन चारों में से कौन सा नहीं है। व्यय सुधार, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, सरकार की आय में वृद्धि करना या अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट उनमें से सबसे सही या फिर सबसे जो गलत आंसर होता है उसको चुनना होता है। तो यहाँ पर जो है उद्देश्य क्या नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सरकार की आय में वृद्धि करना जो है व्यय प्रबंधन आयोग की गठन करने का उद्देश्य नहीं है। ये उसका उद्देश्य सरकार की आय में वृद्धि करना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2014-15 में किसकी राज्य सहायता सब्सिडी घटी है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए, मतलब उस टाइम का जो करंट अफेयर था कि 2014-15 में किसकी जो है सब्सिडी घटी है। खाद्य, उर्वरक, पेट्रोल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर उस टाइम का लिया गया है पेट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से अपनी तैयारी करनी है और किस तरह से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक से पढ़ने हैं। भारत में किसे वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है वित्तीय समावेशन योजना के रूप में। तो उस टाइम का जो था प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, उसी को वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना को जो है वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कौन सा राज्य भारत की जनसंख्या की औसत आयु से आगे होगा। कौन सा राज्य है जो वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या की जो औसत आयु है उसे अधिक होगा। तो ये जो आंसर हैं उनमें से इन तीनों को लिया गया है, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश तीनों जो है 2020 में भारत की जनसंख्या की औसत आयु से उनकी जनसंख्या जो है जनसंख्या की औसत आयु से आगे हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या जो है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखने के लिए विश्व कितना गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है। तो इसका आंसर लिया गया है 2900 गीगा टन। ठीक है, उस टाइम का ये करंट अफेयर के अंतर्गत ही आएगा, मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कोयला आधारित थर्मल, यह कथन और कारण वाले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये कथन है, और कारण है कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, दोनों कथन जो है, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर लिया गया है। ठीक है, कि दोनों कथन सत्य तो हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये एक बार इसको समझिएगा। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये भी सही है। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ये नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो आंसर होगा जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसके अलावा फ्रेंसियम, रेडियम और स्टार्टिन जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन
जो हार्मोन होता है उसी में आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? कौन सा जो है गलत रूप से सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास जो है गलत रूप से युग्मित है यहाँ पर। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण कारक, तो ये जो है लौह तकनीक उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण कारक था कृषि अर्थव्यवस्था का, क्योंकि लोहे के औजार बनाए जाने लगे, हल हो गए और भी जो भी खेती के सामान होते हैं वो लोहे से बनने लगे, तो कृषि की अर्थव्यवस्था में काफ़ी जो है सुधार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ और अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? तो आंसर होगा आपका 12। तो प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शर्की। ठीक है, शर्की राज्य ने जो है लाभ उठा करके जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर होगा, किसने की थी अवध की स्थापना? स्वतंत्र राज्य सादत खान ने। ठीक है, सादत खान ने जो है मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठा करके स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी? तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किसने स्वराज की मांग उठाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? एका आंदोलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो ये जो इसका आंसर होगा मदारी पासी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं, कृषकों तथा कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1926 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? भगत सिंह ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह ने 1926 में युवाओं, कृषकों और कामगारों को में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, तो ये जो हो जाएगा नौजवान भारत सभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाली नाइट विजन कैमरे में होता है? रात में देखने वाला जो कैमरा होता है, नाइट विजन कैमरा जिसको कहते हैं, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है? अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 103, मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? तो मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क जो है निर्यात होता है? कुद्रेमुख, इसको याद रखिएगा, कुद्रेमुख। मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? तो खनन क्षेत्र कुद्रेमुख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वतमाला अवस्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है दरार घाटी से होकर बहती है। चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? चेरापूंजी, तो इसका आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ी। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने भूगोल में। तो चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ये हो जाएगा खासी पहाड़ियों पर स्थित है चेरापूंजी, जिसमें बहुत बारिश होती है। जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है? आंसर है शारावती। जोग जलप्रपात शारावती नदी पर बनता है। नेक्स्ट, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस प्रश्न है, बनिहाल दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो है 109, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बल्ब के फूटने से जोर से आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है? ये पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है? तो आयोग ने इसका आंसर थोड़ा सा जो है
इसका आंसर नहीं दिया है, आयोग ने स्टार लगाया हुआ था क्योंकि इसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उससे रिलेटेड, तो इसको हम भी छोड़ देते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पॉलिटी से है। विधानसभा की रचना के विषय में क्या सही क्या है, ये पूछा जा रहा है, सही क्या है। तो यहाँ पर कुल 8 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो पॉलिटी के प्रश्न इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि विधान परिषद की रचना के विषय में क्या सही है। विधान परिषद, तो ऑप्शन है आपके 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या 1/6 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, समस्त सदस्य बहुमत से निर्वाचित किए जाते हैं, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इनमें से ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, 4, 5 और 8, 2, 4, 5 और 8, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 2, 4, 5 और 8। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इसका अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो क्या होगा, ठीक है। 6 माह बाद अगर विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो क्या होगा। आंसर इसका होगा वह सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा। यदि विधानसभा के कोई भी अगर सदस्य है उसकी अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो विषय राज्यपाल को भेजा जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा। तो इस तरह के काफ़ी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुश्किल प्रश्न पॉलिटी के पूछे जाते हैं। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार फिर 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा। तो ये जो है संसद इसका आंसर हो जाएगा। संसद 1 वर्ष के लिए उसकी अवधि को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, फिर से स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी जुडिक्शन। तो ये जो है स्टेटमेंट है 2 राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद, या फिर राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर लिया गया है ये जो है 5 नंबर और 6 नंबर। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्षेत्राधिकार में कौन नहीं है, तो ये नहीं है और ये नहीं है। लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विचार और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विचार जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अनुसार अंतर्गत जो है एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 117 में जो है फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में यथा परिभाषित जिला न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जिला न्यायाधीश, स्टेटमेंट देख लीजिए, जिला न्यायाधीश में कौन सम्मिलित नहीं है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मुक्त प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, उसके अलावा अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया है वो है 4, 9, 10। स्टेटमेंट नंबर 4, 9, 10 इसका राइट आंसर होगा 4, 9, 10। यानी कि इनमें से 4, 9 और 10 नंबर वाले जो है जिला न्यायाधीश में सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं 4, 9 और 10 मुंसिफ मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो है जिला न्यायाधीश में सम्मिलित नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछ लिया गया है, रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का उपयोग हुआ था। तो इस आंसर होगा मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस का यूज़ जो है रासायनिक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। नेक्स्ट, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में से
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, तो आंसर होगा खनन एवं उत्खनन को जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है यहाँ पर। और जो शामिल किया जाता है वो है फसल एवं पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन, इसको कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। वर्ष 2014-15 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए अधिकतम योगदान किस क्षेत्र ने दिया था? तो 2014-15 वहाँ के जो है समसामयिकी की बात की जा रही है यहाँ पर, किस क्षेत्र ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में अधिकतम योगदान दिया था? तो ये हो जाएगा सेवाएं यानी सर्विसेज। तो उस समय के लिए ये आंसर होगा सर्विसेज। वर्ष 2014-15 के लिए सेवाएं और जो सर्विसेज हैं उसने आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान दिया था। तो ठीक है दोस्तों, कुल हम लोगों ने यहाँ पर 35 प्रश्न किए, सभी के आंसर देखे यहाँ पर। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो और भी सब्जेक्ट्स के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं आगे की तैयारी के लिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।